फाइनेंशियल गाइड योर मनी आपको निवेश और बचत के गुर सिखाने के लिए एक बार फिर हाजिर है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे साथ हैं फाइनेंशियल प्लानर अर्नव पंड्या। अर्नव जी, आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। योर मनी आपको निवेश रणनीति और इंश्योरेंस के साथ साथ घर का बजट मेंटेन करना भी सिखाता है ताकि आप ज्यादा बचाएं और ज्यादा निवेश करें। तो अर्नव जी, इसी कड़ी में पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि घर का बजट कंट्रोल करना सभी के लिए सबसे मुश्किल टास्क होता है और जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल बेहतर हो रही है वैसे वैसे हमारे खर्च भी बढ़ते जा रहे हैं और जाने अनजाने महीने के अंत में हमें पता चलता है कि महीने में हमने कोई सेविंग्स ही नहीं की और हमारा बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट जितनी सैलरी आई थी वो पूरा ही खर्च हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, कैसे हमें इससे बचना चाहिए, क्या क्या टिप्स देंगे आप सबसे पहले? पहली बात तो ये है कि अगर आप देखें तो अपने बजट में अगर आपको कॉस्ट कंट्रोल करना है, थोड़े सेविंग्स करना है, तो डिस्क्रिशनरी जो स्पेंड्स है उस पे आप कंट्रोल लीजिए। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि आप एंटरटेनमेंट हो या ईटिंग आउट हो ऐसी सब चीजों को बंद कर दें, पर इसमें थोड़ा स्मार्ट एक्सपेंस कीजिए ताकि आप एंजॉय भी कर सके और उसके साथ आपका कॉस्ट भी बचे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैप्पी आवर्स रखते हैं, यानी कि फूड के लिए जहां पर आपको बड़ा डिस्काउंट मिलता है, या कहीं और अगर आप जाए सिनेमा के लिए जाए तो आप देखेंगे कि ये मल्टीप्लेक्सेस है, सिनेमा हॉल्स है, वो ये हफ्ते के एक स्पेसिफिक दिन पे जो प्राइसेस है टिकट के वो काफी कम रखते हैं। तो इसमें अगर आप थोड़ा प्लान कर दे तो आप एक्सपेंस भी कर सकते हैं, यानी कि एंजॉय भी कर सकते हैं और इससे आपका एक कॉस्ट भी बच जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने पूरे बजट की तरफ ध्यान दें और उसमें जो सभी आइटम्स है उस पे ध्यान दें तो उसका जो परचेज है वो आप प्लान कर सकते हैं। और इसमें एक खास चीज ये है कि अगर आप बल्क परचेजेस करते हैं तो उसमें आपको काफी ओवरऑल यूनिट कॉस्ट में फर्क दिखेगा। तीसरी बात ये है कि जब भी आप देखें कि अगर कोई सेल है, डिस्काउंट है, या आपको पहले से पता है कि इस समय एक डिस्काउंट या सेल आने वाला है, तो आप इवेल्युएट कीजिए कि जब मैं ये डिस्काउंट या सेल को देखता हूं तो क्या मुझे असली सेविंग्स होता है या सिर्फ सेल के नाम पे मैं कोई एक्सपेंस करता हूं। तो अगर आपको अपने जो आइटम परचेज करने हैं उसकी प्राइस मालूम है तो तभी, और आप ये ध्यान में रख के बैठे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये असली डिस्काउंट ये है और तब आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो इजी बन जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप स्पेंडिंग भी करते हैं तो आपको थोड़ा सेविंग्स होगा और वो सेविंग्स आप आगे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे आपका दूसरे फाइनेंशियल गोल्स पर भी असर पड़ेगा। क्लियरली यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी के साथ आपको अपने आप को टैकल करना होगा, अपने खर्च को टैकल करना होगा। लेकिन अर्नव जी, किचन का जो बजट होता है, पूरे घर के बजट में अगर हम देखें तो किचन के बजट को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। यहीं पर हमें कुछ कटौती करने की जरूरत होती है। हर महीने हमें ऐसा लगता है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो किचन का बजट कैसे कंट्रोल किया जाए? अगर आप देखें तो किचन का बजट इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि वहां पर जो प्राइस है आइटम्स के वो काफी सारे फ्लक्चुएट होते हैं और उसमें काफी बड़ा चेंज आपको दिखेगा। तो किचन की तरफ ध्यान दे तो आप उसको पहले ब्रेकअप कर दीजिए कि फूड वेजिटेबल्स कितना है, प्रोसेस्ड आइटम्स पे कितना है, और अलावा इसके एडिशनल और जो यानी कि लॉन्ग टर्म जैसे स्पाइसेस, मसाला, वो सब अगर आपको अपने किचन में ऐड करना है जो एनुअल के हिसाब से आता है तब तो वो कितना है, क्योंकि इसमें जो है तो आप जो एनुअल परचेजेस है उसमें एक स्पेसिफिक बाइंग कर सकते हैं जिससे आपको सेविंग्स हो। दूसरी बात कि जब आप रेगुलर फूड वेजिटेबल्स जो आप रोज यूज करते हैं उसके हिसाब पे जाए तो वहां पर भी आप अपना जो वीकली या 10 दिन का जो परचेज है वो साथ में कर सकते हैं, जिससे आपको एक स्पेसिफिक जगह पे अगर आपने किया हो और ध्यान से किया हो तो वहां पर भी थोड़ा सेविंग्स होता है। यानी कि अगर आप रिटेल में जाके रोज थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेते हैं तो जो आपका जो टोटल कॉस्ट है वो काफी बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू अगर आप एक साथ ये सब परचेज करते हैं। तो इस तरह से ध्यान देकर अपने पूरे किचन बजट को ब्रेकअप करके कहां पर स्पेंडिंग जरूरी है और कहां पर थोड़ा सेविंग्स हो सकता है, ये अगर ध्यान में रखें तो आपके पास थोड़ा थोड़ा अमाउंट बच जाएगा और वो थोड़ा अमाउंट आपको फ्यूचर में काम आएगा, क्योंकि काफी सारे महीनों में ऐसा भी होगा कि आप जो अपने बजट है उसके ऊपर जा रहे हो।
क्लियरली यहाँ पर, लेकिन साथ ही क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम जब हम खरीदते हैं अर्नव जी, तो यहाँ पर हम कैसे समझदारी से फैसला कर सकते हैं और कैसे अपने खर्च में कटौती कर सकते हैं? देखिए, जब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात आती है तो मोस्ट जो लोग हैं वो उसके कॉस्ट प्राइस पे ध्यान देते हैं, लेकिन एक और चीज है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो है कि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो लॉन्ग टर्म कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जिसे हम कहते हैं, अगर आपने अपने घर में है तो जो मंथली जो पावर का बिल है वो एक बड़ा कंपोनेंट हो जाता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जब खरीदते हो इस प्रकार की एनर्जी आइटम्स तो उसमें जो एफिशिएंसी है, यानी कि जो पावर की कंजम्पशन, अभी आपके पास एक पूरा विकल्प है क्योंकि आपको वो स्टार्स देते हैं कि कितने एनर्जी एफिशिएंट है। उसके उपरांत आपको बताते भी है कि सालाना आपका कितना यूनिट्स कंज्यूम होगा इस अप्लायंस में। तो ये अप्लायंस पे इस प्रकार की एनर्जी एफिशिएंसी पे ध्यान रखना जरूरी है। इससे आपको क्या होगा कि शायद आपको इनिशियली थोड़ा ज्यादा भरना पड़े, लेकिन जो मंथली रिकरिंग पावर बिल है उसमें काफी सेविंग्स आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपके घर में इलेक्ट्रिकल आइटम्स है तो यानी कि आप देख सकते हैं कि आप CFL बल्ब यूज कर रहे हो, LED क्या उससे रिप्लेस करने से कुछ असर होगा, या नॉर्मल ट्रेडिशनल बल्ब है, ट्यूबलाइट्स है। इसी प्रकार के सब जब आप चेंजेस करते हो तो जो आपका पावर का बिल है उसमें आपको भी एक फर्क दिखेगा और उससे काफी सारा सेविंग्स होगा, क्योंकि एक रिकरिंग बेनिफिट है जो आपको लंबे समय तक दिखाई देगा। क्लियरली, तो यहाँ पर आपको ओवरऑल समझदारी से काम लेना पड़ेगा और अपने खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा कंजूस बनना पड़ेगा, तब जाके आप अपने मंथली बजट को कंट्रोल कर पाएंगे, कुछ सेविंग कर पाएंगे और बाद में आगे चल के निवेश भी कर पाएंगे। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे वीडियोकॉन लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस की नई हेल्थ पॉलिसी के ऊपर। बने रहे हमारे साथ। वेलकम बैक। इंश्योरेंस कंपनियां आजकल हेल्थ इंश्योरेंस पर फोकस बढ़ा रही हैं। कंपनियां एक के बाद एक नए फीचर्स के साथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च कर रही हैं और इसी कड़ी में लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस ने भी अपनी पहली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। कैसी है ये पॉलिसी और इसके फीचर्स क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है लिबर्टी वीडियोकॉन के CEO और होल टाइम डायरेक्टर रूपा मस्थाना। और इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर हम अपने पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट अर्नव पंड्या की भी सलाह लेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है योर मनी में रूपा। मुझे बताएं कि आपकी जो हेल्थ पॉलिसी है ये बाकी हेल्थ पॉलिसी से कैसी अलग है और इसकी USP क्या है, फीचर्स क्या खास है? हमने अभी आज ही लॉन्च करी है लिबर्टी की हेल्थ कनेक्ट पॉलिसी और ये बहुत ही फीचर रिच पॉलिसी है। इसमें हमारी कोशिश यही है कि हम अपने कंज्यूमर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे पाएं। यूजुअली क्या होता है कि पॉलिसीज में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिनकी कंज्यूमर्स पूरी तरीके से फायदा नहीं उठा पाते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि सम इंश्योर्ड पॉलिसी का होता है से 3 या 4 लाख रुपए का, लेकिन उसमें कई बार बहुत से सब लिमिट्स और कैप्स डल जाते हैं, जैसे कि आपके पास रूम रेंट का कैप होता है या किसी डिजीज की सब लिमिट आ जाती है। तो आपका शायद सब इंश्योर्ड 3 लाख का होगा, लेकिन उसमें एक सब लिमिट आ जाएगी एक डिजीज के लिए 1 लाख की। तो अगर आपका बिल 1.5 लाख का हुआ तो जबकि आप प्रीमियम 3 लाख पे दे रहे हैं, लेकिन आपको जो पैसा वापस मिलेगा आपकी इंश्योरेंस में वो आपकी सब लिमिट के हिसाब से मिलेगा। तो ये हमने देखा कि एक बहुत बड़ी तकलीफ है कंज्यूमर्स के लिए। तो हमने जो अपनी नई हेल्थ कनेक्ट पॉलिसी निकाली है उसमें ना कोई सब लिमिट है, ना कोई कैप है और ना ही कोपे है। उससे ये है कि अगर आपको किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होती है तब आप अपनी पूरी सब इंश्योर्ड का फायदा उठा सकते हैं और ये हमारे हिसाब से बहुत ही ट्रांसपेरेंट एक फीचर है और इस फीचर से बहुत से लोगों को बहुत फायदा भी मिल सकता है। इसके अलावा हमने एक रेस्टोरेशन फीचर भी ऐड किया है जो कि आजकल काफी पॉलिसीज में भी है और हमने भी वो रेस्टोरेशन फीचर ऐड किया है। उसमें आपको 100% तक बेनिफिट मिल सकता है। एक और फीचर जो हमारा जो थोड़ा फर्क है वो है लॉयल्टी पर बेनिफिट। क्या होता है कि अगर आपका कोई क्लेम फ्री ईयर होता है तो आपका 10% लॉयल्टी बेनिफिट मिलता है, लेकिन यूजुअली दूसरी पॉलिसीज में ये होता है कि अगर आप
उसके बाद क्लेम करते हैं तो वो आपका वो लॉयल्टी बेनिफिट जो है वो वापस खींच लेते हैं। हमारी पॉलिसी में अगर आपने सपोज 3 साल तक कोई क्लेम नहीं किया है तो 100 रुपए की पॉलिसी 130 की हो जाती है, और चौथे साल में अगर आपका क्लेम आता है तो हम आपका जो 130 का सम इंश्योर्ड जो है वो कम नहीं करते हैं। तो आपको हम इस बात का फायदा देते हैं कि आपने 3 साल तक हमें प्रीमियम दिया और आपका कोई क्लेम नहीं आया, लेकिन अगर आप चौथे साल में बदकिस्मती से आपको बीमार पड़ जाते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है तो हम आपका वो बेनिफिट वापस नहीं लेते हैं। इसके अलावा एक और हमने अपने कंज्यूमर्स को देखते हुए एक और बेनिफिट दिया है, जिसमें हम देखते हैं कि आजकल बहुत से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या बहुत से हमारे यंग जवान लोग बाहर जाते हैं और कुछ समय तक बाहर के देशों में काम करते हैं और फिर वापस आते हैं, और उस समय में उनकी पॉलिसी का उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हमने 15 दिन से लेके 180 दिन तक पॉलिसी टेन्योर बढ़ाने का भी एक बेनिफिट दिया है, जिसमें उनको फायदा होता है जो कंसेक्यूटिवली थोड़े टाइम के लिए देश से बाहर रहते हैं और उनको अपना प्रीमियम पूरा भर रहे हैं। तो हमारी पॉलिसीज काफी फीचर रिच हैं, और इसमें हमने इस बात का ध्यान रखा है कि कंज्यूमर्स को जो भी हम फीचर्स प्रॉमिस कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंटली ऑफर करें और उनको पूरा फायदा दें। क्लियरली। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल जो मेरे ख्याल से जो दर्शक हमें सुन भी रहे हों उनके भी जहन में आ रहा होगा कि क्लेम सेटलमेंट यहाँ पे कितनी जल्दी होगा। अमूमन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्लेम सेटलमेंट कितनी जल्दी होगा। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इसमें और कोई तरीका नहीं है बल्कि आपको कंपनी की क्लेम सेटलमेंट एक्सपीरियंस का जो रिकॉर्ड आप उनके वेबसाइट पे देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कंपनी किस हिसाब से क्लेम सेटलमेंट कर रही है। तो अगर आप हमारा पुराना हिसाब देखें, हमारे जो एग्जिस्टिंग मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह में है, तो हमारा क्लेम सेटलमेंट पीरियड हमेशा पिछले 3-4 क्वार्टर से टॉप 3 कंपनीज में रहा है, और हमारा यही कोशिश रहेगी कि हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस में भी जो क्लेम सेटलमेंट करें वो भी इंडस्ट्री बेस्ट हो। जैसे कि अगर आपका कैशलेस है तो कैशलेस में तो इमीडिएटली आपका रीइंबर्समेंट हो ही जाती है और आपका पैसा मिल ही जाता है, लेकिन तकलीफ तब आती है जब कैशलेस नहीं होती है और रीइंबर्समेंट वाली पॉलिसी होती है। उसमें हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम 7 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपको वापस दिलाएं हमारी पॉलिसी के अंदर। चलिए, 7 दिन के अंदर अंदर कह रहे हैं कि क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अर्नब पंड्या के पास, तो चलते हैं। अर्नब जी, क्या लगता है आपको ओवरऑल फीचर्स के लिहाज से देखा जाए, और साथ ही अगर हम क्लेम सेटलमेंट जैसे कि कह रहे हैं कि रूपम के 7 दिन के अंदर कर दिया जाएगा, ओवरऑल पॉलिसी पर आपका क्या टेक है? अब अगर हम देखें तो काफी सारे फीचर इसमें इंपॉर्टेंट है, खास करके किस प्रकार के एक्सपेंसेस कवर करने वाले हैं। इसमें अगर आप देखें तो एक सेकंड ओपिनियन अगर आप डॉक्टर से लेते हैं उसका एक्सपेंस भी कवर्ड है, नर्सिंग एक्सपेंस कवर्ड है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो है वो एक्सपेंस कवर्ड है। इसके उपरांत जो है ये जो रिप्लेसमेंट ऑफ कवर, यानी कि अगर आपने लिमिट यूज कर दी तो वो कवर का जो अमाउंट है वो रिप्लेस हो जाता है, वो एक काफी बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। और खास करके पॉलिसी होल्डर के हिसाब से अब आप देखें तो काफी सारा कंफ्यूजन उनको होता है, खास करके क्योंकि इतने सारे सब लिमिट्स होते हैं तो इंटरनली उनको बहुत कैलकुलेट करना पड़ता है, और उसमें काफी बार उनको एक भूल हो जाती है कि या उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो सब लिमिट्स का कोई प्रावधान नहीं है, प्लस 2 साल तक आप जो काफी सारे अदर पॉलिसीज में भी है जो रिन्यू करने का फीचर है, ये सब अगर आप देखें तो ओवरऑल बेसिस पे जो भी प्रोस्पेक्टिव पॉलिसी होल्डर है जिनको कंफ्यूजन कम चाहिए और जिनको इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन से दूर रहना है, वो खास करके इस पॉलिसी की तरफ देख सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर ओवरऑल चॉइस। चलिए, तो यहाँ पे अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी आपको नहीं चाहिए, जो कि अमूमन सभी की प्रेफरेंस होती है, तो आप लिबर्टी वीडियोकॉन की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। योर मनी की तरफ से इस पॉलिसी को थम्स अप है। बहुत बहुत शुक्रिया रूपम आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहे हमारे साथ।
वेलकम बैक। योर मनी में अब लेते हैं दर्शकों के सवाल और हमारे पहले दर्शक हैं जयपुर से मनमोहन शर्मा, जिन्होंने अपना सवाल ईमेल के जरिए हमें भेजा है। अर्नब जी, बेसिकली इनकी कुछ डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। मंथली 20,000 रुपीज इनकी आय है, घर में एक बेटी है और वाइफ है। इन्होंने अपना लोन पोर्टफोलियो बहुत हैवी बना रखा है। यहाँ पे 2.5 लाख का लोन लिया है जिसपे 24% ये ब्याज देते हैं, साथ ही 1 लाख का लोन है और EMI उस पर जाती है 3727 हर महीना। इन्होंने अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले रखी है और एक्चुअली 4 इंश्योरेंस पॉलिसीज लेके रखी है इन्होंने। LIC पॉलिसीज हैं 25248, 25,248 रुपए ये भरते हैं हर साल और इनके पास एक फैमिली फ्लोटर भी है। लेकिन जो इनका सवाल है अपने लोन पोर्टफोलियो को लेकर है, जो कि ये खुद भी समझते हैं कि पर्सनल लोन लेकर अब ये पूरी तरह से फंस गए हैं और कैसे निकला जाए, ये जानना चाहते हैं योर मनी से। अगर हम देखें तो इनके जो लोन्स है वो काफी अमाउंट हाई है और खास करके जो पहला लोन है 2.5 लाख का, उस पे जो इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं वो 24% जरा थोड़ा ज्यादा है। तो पहली बात तो ये है कि इस पूरे प्रॉब्लम में जहां उनको इस प्रकार का जो लोन्स है उसको पे ऑफ करना है, आपको 2 pronged अप्रोच करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि ये जो एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आपको कम करने की एक प्रयास करना पड़ेगा। तो अगर इस 24% से कम का कोई अगर पर्सनल लोन मिले तो इससे इसको रीफाइनेंस करने का इनका एक फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए, ताकि एक बार ये जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाए और उसका एक थोड़ा रिलीफ मिले। उसके साथ साथ उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये रीपे करते हैं, क्योंकि रीपेमेंट में 2 चीज आएगी कि एक शॉर्ट में तो इस प्रकार का इतना हाई अमाउंट रीपे करना डिफिकल्ट रहेगा, तो उसके लिए पहले तो अपने जो इनकम है उसमें से थोड़ा एडिशनल सेविंग्स उनको जनरेट करना पड़ेगा और वो एक्यूमुलेट करके थोड़ा रीपेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे हिसाब से इस प्रकार के रीपेमेंट से उनका पूरा जो प्लान है वो कंट्रोल में नहीं आएगा। इसके लिए उनको इनकी इतनी सारी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है तो उसमें से काफी को सरेंडर करने का प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर ये पॉलिसीज देखे तो जो प्रीमियम भर रहे हैं उस हिसाब से उनको कवर बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो उसके अलावा एक टर्म पॉलिसी ले ले जिससे उनका इंश्योरेंस कवर हो और उसके सामने सरेंडर करके जो वैल्यू आए वो उससे तुरंत ये जो हाई इंटरेस्ट लोन है वो रीपे करे, उससे थोड़ा बात कंट्रोल में आ जाएगी। जी चलिए, तो यहाँ पर मनमोहन आपको सलाह यही दी जा रही है कि सबसे पहले 24% ब्याज वाला जो आपका लोन है उसे चुकाने पर फोकस करें और आगे से किसी भी इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट ना करें। और आपके साथ साथ तमाम दर्शकों को भी हम यही सलाह देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्नब जी आज योर मनी में आकर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।